गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर। आज हम एक्चुअल में डिफरेंशिएशन के बारे में हमने कुछ बात की थी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो आज हम वापस से एक्चुअल में डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने आपको जो बात की थी वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि अवकलन जो है उसका फिजिक्स में दो टाइप से, ठीक है, ज्यादातर उपयोग होता है। वैसे तो हम अवकलन जब सीख जाएंगे तो उसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मेनली अभी जो हमने बात की थी कि अवकलन का अर्थ क्या है, फिर आगे तो हम मैक्सिमम मिनिमा जिसे उच्चिष्ट निम्निष्ट कहते हैं उनके बारे में बात करेंगे, अनुप्रयोगों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल जो हमने बात की थी उस पर आ जाते हैं हम। मैंने आपको अभी तक अवकलन में ये समझाया था कि अगर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच कोई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन यानी एक सरल रेखा है और ये सरल रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से कुछ कोण बनाती है, तो इस कोण का अगर हम tan ले लें, यानी अगर ये थीटा 60 डिग्री है तो tan 60 को रेखा का झुकाव कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेखा का झुकाव। और ये रेखा का झुकाव, अगर हम इस रेखा का, ये जो रेखा है मैथमेटिक्स में रेखा का समीकरण, ठीक है, अभी ये आगे मैं बताऊंगा, पहले हम अवकलन करना सीखें। अगर हम रेखा का समीकरण लिखेंगे तो ये समीकरण x और y में आएगा। किस में आएगा? x और y में एक समीकरण आएगा और उस समीकरण का अगर आप अवकलन कर देंगे यानी कि dy/dx निकालेंगे तो उस केस के अंदर, यानी इस स्थिति में ये dy/dx जो होता है वो रेखा के झुकाव को बताता है। यानी ओवरऑल आपको अभी फिलहाल कुछ ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, मैं जो कह रहा हूं उस बात को पकड़ लो। आप तो पकड़ना क्या है, dy/dx का मतलब होता है y और x के बीच में अगर ग्राफ है, ठीक है, तो ग्राफ में जो सरल रेखा है उस सरल रेखा के झुकाव को dy/dx बताता है। क्या बात याद रखनी है? y और x में ग्राफ है, ग्राफ में अगर सरल रेखा है तो सरल रेखा का झुकाव जो है वो dy/dx को बताता है। क्लियर? ये बात याद रखनी है आपको। दूसरी बात जो हमने करी थी वो ये कि dy/dx का अर्थ होता है y का अवकलन किया है हमने x के सापेक्ष। क्या किया है? y का अवकलन किया है x के सापेक्ष। dy/dx बराबर है, देखो ये तो y का अवकलन है x के सापेक्ष, इसका dy/dx का मीनिंग क्या होता है बोलो? y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। क्लियर? किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। y में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। क्लियर? चलो देखते हैं हम। तो बच्चा लोग आपको एक बात ध्यान देनी है, वो ये कि दो बातें मैंने आपको बताई। पहली बात ये, y और x में ग्राफ है, ग्राफ में अगर एक सरल रेखा है तो सरल रेखा का झुकाव जो होता है उसे dy/dx, यानी dy/dx ही सरल रेखा का झुकाव होता है। दूसरी बात मैंने बताई कि dy/dx निकालने का मीनिंग होता है y में परिवर्तन की दर निकालना x के सापेक्ष, ठीक है। तो मैं यहीं से बात स्टार्ट करता हूं। मैंने एक समीकरण लिखी y = x², ठीक है। अगर मैं x का मान 1 रखता हूं बच्चों तो y का मान कितना होगा? 1। x का मान अगर मैं 2 रखता हूं तो y का मान कितना होगा बच्चों? 4। और x का मान अगर मैंने 3 रखा तो y का मान कितना होगा बच्चों? 9। क्लियर? यहां पर देखो हमने x के मान में 1 की वृद्धि की तो यहाँ 3 की वृद्धि हो गई। यहाँ वापस हमने x की वृद्धि की तो इस बार 5 की वृद्धि हो गई। यानी हम x के मान को परिवर्तित कर रहे हैं तो y का मान भी परिवर्तित हो रहा है। तो x के मान को परिवर्तित करने पर y का मान किस दर से परिवर्तित हो रहा है, उस दर को निकालने को अवकलन करना कहते हैं। समझ में आ रही है बात? उस दर को निकालने को अवकलन करना कहते हैं। क्लियर?
मैंने आपको नींबू और रुपये का उदाहरण भी दिया था, उससे आपके बात समझ में आ गई होगी कि ऊपर वाली राशि की दर निकालते हैं नीचे वाली राशि के सापेक्ष। क्लियर। अब बच्चों हम आगे बात करते हैं कि सर ये दर जो निकाली जाती है, ठीक है, अब आपको हम अवकलन निकालना सिखा रहे हैं, इसका मतलब दर निकालना सिखा रहे हैं। यानी जब दो राशियां आपस में संबंधित होती हैं तो एक राशि में परिवर्तन करने पर दूसरी राशि में भी परिवर्तन होता है, तो अलग अलग टाइप के संबंध होते हैं, अलग अलग टाइप के रिलेशंस होते हैं। तो अगर ऐसा रिलेशन हो सर तो हमको क्या करना है, ऐसा रिलेशन हो तो क्या करना है, दर किस तरह तरह से निकलेंगी, मतलब तो वो दर निकालने के तरह तरह के जो तरीके हैं उसके लिए 14 से 15 फॉर्मूले एक्चुअल में आपको पढ़ाए जाते हैं। फिजिक्स में इन फॉर्मूलों से काम चल जाता है, इनवर्स वाले फॉर्मूलों की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिजिक्स में ये 14-15 फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा की आपको आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों आप कहूँ वो 15 फॉर्मूले ही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और मेथड्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये सिचुएशन है तो हमको ऐसा करना है, ये सिचुएशन है तो हमको ऐसा करना है, ठीक है। अब बच्चों दूसरी बात ये कि जब ये फॉर्मूले मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है, वो ये कि सर ये सूत्र आए कहाँ से आए ये सूत्र, ठीक है। तो उसके लिए आंसर है बच्चों कि जब आप मैथमेटिक्स अगर आप लेंगे तो क्लास 12 के अंदर अवकलन यानी डिफरेंशिएशन की पूरी एक बुक आप पढ़ेंगे, वहां प्रथम सिद्धांत से ये सूत्र हमने एक्चुअल में, ठीक है, व्युत्पन्न किए हैं और प्रथम सिद्धांत से वहां पर आपको ये सारे सूत्र व्युत्पन्न करके दिखाए जाएंगे। क्लियर। तो आपको यहाँ पर ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, हमको प्रथम सिद्धांत पे नहीं जाना है, हमको फिजिक्स को स्टार्ट करना है और फिजिक्स को स्टार्ट करने के लिए अवकलन का आपको बहुत अच्छे तरीके से आना बहुत जरूरी है। यानी दर निकालना, अवकलन मतलब दर निकालना आपको आना जरूरी है, ठीक है। तो आपके बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्या निकालना आना जरूरी है, दर। क्या निकालना जरूरी है, दर। अगर y ऊपर है और x नीचे है तो अपन क्या करेंगे, y में परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं, dy/dx का क्या होता है, y में परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। जो राशि ऊपर होती है उसमें परिवर्तन की दर निकलती है नीचे वाली राशि के सापेक्ष, यानी ऊपर वाली राशि की दर निकलेगी नीचे वाली राशि के सापेक्ष। क्लियर। चलो देखते हैं आगे बात हो रही है। अब देखो सबसे पहले हम लिखते हैं सूत्र, ये क्या पढ़ रहे हैं, अवकलन के सूत्र। सूत्र नंबर पहला सूत्र है बच्चों y इज इक्वल टू, अगर x की पावर n होती है, ठीक है, तो dy/dx। ये एक सिचुएशन है कि अगर y और x में इस तरह से कोई संबंध या सिचुएशन आपको दी गई है तो आप उसका अवकलन कैसे करेंगे, तो आप y का अवकलन करेंगे dy/dx, यानी y का अवकलन हम x के सापेक्ष करना चाहते हैं कि y और x में संबंध। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, RHS में ये आंसर आ रहा है। सबसे पहले ये जो घात है इस घात को लिखना है, फिर आधार राशि x है तो वो लिखना है, फिर -1 कर देना है। क्या कर देना है, n- जो x की घात जो n थी उसमें से 1 घटा देंगे हम। क्लियर। देखो उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे y बराबर x की घात 5, आपसे कहा जाता है अवकलन कीजिए तो आप करेंगे dy/dx। यहां पर घात कितनी है, 5, क्योंकि हमारा सूत्र बोल रहा है कि सबसे पहले घात को लिख दो आप, तो हमारी घात 5 थी तो हमने 5 लिख दिया, फिर आधार राशि x है तो x लिख देंगे और एक घात कम कर देंगे तो 5 में से 1 हो जाएगा, यानी कि 5x की घात कितनी हो जाएगी, 4। क्लियर। तो ये dy/dx होगा। समझ में आ रही बात। अब बच्चों यहां पर हम आपको और बात बताता हूं। देखो बच्चों, घात कैसी भी हो, ये सभी, ये वाला सूत्र जो है सभी घातों के लिए है, सभी घातों के लिए। सभी से क्या मतलब, देखो जैसे मैंने बात लिखा है यहाँ पर y बराबर x की घात -9, तो यहाँ पर मैंने ऋणात्मक घात ले ली, ठीक है, तो dy/dx। यहाँ पर -9, फिर क्या लिखूंगा, x -9 -1 कर देंगे तो कितना जाएगा, -9 x की घात कितनी हो गई बच्चों, -। क्लियर। तो आपको ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखनी है कि घात कैसी भी हो, ऋणात्मक हो, धनात्मक का तो वो रहा ऊपर, ऋणात्मक का ये रहा, कि सर भिन्नात्मक हो तो भी चलेगी। y इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखूं बताओ, x की घात 2/3 लिख दिया, ठीक है, तो dy/dx। एक बात मैं यहाँ पर और बता देता हूं
कि y का मान x की घात 2/3 है, मीन्स आप x की घात 2/3 का अवकलन कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं d dx x की घात 2/3, यानी x की घात 2/3 का हम अवकलन कर रहे हैं। अब अवकलन करेंगे तो सबसे पहले नियम क्या है, घात को उतारो, ये 2/3, फिर आधार राशि लिखो x, फिर हम क्या करेंगे बताओ, फिर हम क्या करेंगे 2/3 जो घात है उसमें -1 कर देंगे, तो आंसर आएगा 2/3 x, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 3, 2 - 3 इज इक्वल टू 2/3, ये x कितना आ जाएगा बोलो, -1/3, ये आंसर हुआ। क्लियर। तो किसी भी प्रकार की घात हो आपको एक्चुअल में ये वाला सूत्र लगाना है। अगर x की घात, ठीक है, चाहे धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, भिन्नात्मक हो, कैसी भी घात हो, तो उसके लिए आपको ये सूत्र लगाना है। अब बच्चों जैसे यहां पर मैं लिखता हूं y = 1/x की घात 4। कई बार बच्चा जैसे सर इसका तो कोई सूत्र ही नहीं पढ़ाया आपने, इसको कैसे करें, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इस x को ऊपर ले जाओ तो x की घात -4 हो गई ना, तो ये अब -4 होते ही ये सूत्र नंबर 1 पर आधारित हो गई कि नहीं, तो ये dy/dx क्या आएगा बोलो, -4x की घात -4 -1 कितना आया, -4x की घात -5। क्लियर। बोलो कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही है, आएगी भी नहीं, ठीक है। सूत्र नंबर 1 है। सूत्र नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। आज हम आपको सारे सूत्र पढ़ा देंगे। सूत्र नंबर 2, सूत्र नंबर 2 क्या है, y = बच्चों kx की पावर n, क्या है, kx की पावर n, dy/dx बराबर है, k क्या है इसके बारे में मैं बताता हूं अभी, ये k ऐसे बड़ा ब्रैकेट लिख दो, यानी k अगर लिखा हुआ है तो k को वैसे को वैसे लिख दो, और x की पावर n जो है इसका सूत्र नंबर 1 जिसको घात सूत्र बोलते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग ही करना है। तो x की पावर n का क्या आएगा, n x n-1। अब बच्चों जहां k एक नियतांक है, क्या है बच्चों, नियतांक। नियतांक को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, जिसका ऐसी राशियां जिनका मान फिक्स हो जाता है, जो चेंज नहीं होती, जिनका मान फिक्स है। जैसे जितने भी नंबर हम लेते हैं, जैसे 9, 11, 13, ये सारे नंबर जो हैं इनका मान फिक्स है, ठीक है। पाई, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप मुझे ये बताएं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे πr², ठीक है, जहां पर r जो है वो, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या है, और पाई एक नियतांक है जिसका मान 22/7 या 3.14 होता है। अमेरिका में आप चले जाएंगे तो वहां भी यही होता है, वृत्त का सर्कल यानी वृत्त का एरिया यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल πr², वो भी बोलेंगे, जहां पाई की वैल्यू वो 3.14 बोलेंगे, मीन्स फिक्स वैल्यू है, मीन्स पाई यहाँ पर एक नियतांक है। तो इस तरह से जो नियतांक है, अगर नियतांक कोई है तो उस केस में आपको नियतांक को वैसे के वैसे लिख देना है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है, सूत्र नंबर 1 के अकॉर्डिंग उसका अवकलन कर देना है। अब हम बात करते हैं, ये आपको हमने पढ़ाया सूत्र नंबर 2। क्लियर। अब जब ये सूत्र नंबर 2 पढ़ा दिया तो उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मैंने लिखा y = 6 x की घात -7 लिख दिया, तो dy/dx क्या होगा बच्चों, सबसे पहले कांस्टेंट कौन है, कोई भी संख्या है वो कांस्टेंट हो सकती है, तो 6 लिख दो। x की घात 7, सूत्र नंबर 1 जो अभी इससे पहले पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग -7 x की घात -7 - 1 कितना हुआ, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 7 × 42, माइनस की जगह माइनस रहेगा, यानी 42। सरल जरूर करना है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इस 6 को 7 से गुणा करना है कि नहीं, यही आंसर हो गया क्या, भैया गुणा करना है, ये गुणा है तो सही, करो ना गुणा, क्या दिक्कत आ रही है, क्या आपको 6 को 7 से गुणा करना नहीं आता, क्या आता है सर, बस तो कर दो। तो -42 x की घात कितनी हुई, -8, यानी आप जितना ज्यादा सरल कर सकते हैं उतना सरल करें। क्लियर। अब बच्चों हम नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है बच्चों कि y = जैसे मैंने लिखा 5x की पावर 3/2, ठीक है, तो dy/dx सबसे पहले कांस्टेंट 5 है उसको लिख देंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे,
3/2 घात है उसको उतार देंगे, फिर आधा राशि x लिख देंगे, 3/2 - 1 कर देंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ पर 5 को 3/2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 15/2 आ जाएगा, यहाँ x की घात 1.5 में से 1 घट जाएगा तो आधा बच जाएगा, यानी 1/2। क्लियर। अब बच्चों कई बार बच्चा क्या होता है, जैसे मैंने लिखा y = 6/x⁵, ठीक है, और सर इसका क्या करें, तो बच्चा बड़ा सिंपल है ना, नहीं है सिंपल। आप क्या करें, इस एक्चुअल में 6 तो ऊपर है ही, ये x⁵ यानी x की घात 5 जो नीचे है हर में जो है उसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 6x की घात -5, ठीक है। तो dy/dx अब ये सूत्र पर आधारित बन गया कि नहीं, ये 6, ये x की घात -5 तो ये -5, फिर x एक घात कम कर देंगे तो -6 हो जाएगा, ये कितना हो गया -30 x की घात -6, ये हो गया dy/dx। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, सूत्र नंबर 2 के बारे में बात हो गई हमारी। सूत्र नंबर 3, सूत्र नंबर 3 क्या है बच्चों, यहां पर मैं 3 कर देता हूं, ये सूत्र नंबर 3 हो गया। यहाँ के कांस्टेंट है ये तो लिखा रहने दो। देखो यहाँ सूत्र नंबर 3 क्या है, y = k, यहां पर ओनली लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, ओनली क्या लिख दिया, ओनली। अगर एक्चुअल में y = अकेला कांस्टेंट है, अकेली कोई संख्या है, केवल पाई लिखा हुआ है, ऐसे कोई कांस्टेंट अगर है, तो उस स्थिति में dy/dx जो होता है वो 0 होता है, उस स्थिति में dy/dx जो होता है वो 0 होता है। अब बच्चों dy/dx 0 क्यों होता है, ये बात समझे हम, ठीक है ना। तो यहां पर आप समझे, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया y = कोई नंबर लिख दिया मैंने 5, तो यहां पर y का मान 5 हो गया, फिक्स है या नहीं है, y का मान फिक्स हो गया 5 है। अब एक नंबर यानी 5 जो है वो एक संख्या है और वो नियत होती है, 5 का मान 5 ही रहेगा, यहाँ पर भी 5 है, इंडिया में ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे तो भी 5 रहेगा, अमेरिका, ये समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, कहीं भी चले जाओगे तो फिक्स मान है, ठीक है ना। अब बच्चों संख्या, तो y का मान यहाँ फिक्स हो चुका, हम dy/dx निकालने का मीनिंग क्या है, बोलो। dy/dx निकालने का मीनिंग होता है y में परिवर्तन की दर, ठीक है, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। अब आप मुझे बताओ कि y में परिवर्तन हो रहा है क्या, y का मान तो फिक्स है 5, y का मान 5 की जगह 6 हो रहा है क्या, y का मान 4 हो रहा है क्या, कहीं भी चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा चेंज, क्योंकि फिक्स है, y बराबर कितना हो गया 5, फिक्स वैल्यू होगी। जब y में परिवर्तन की दर, y परिवर्तित ही नहीं हो रहा, तुम परिवर्तन में भी ये भी दर निकाल दोगे, पॉसिबल है क्या, y परिवर्तित ही नहीं हो रहा और आप परिवर्तन की भी दर निकाल देंगे, संभव है क्या, नहीं है, ठीक है। इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, बोलो, dy/dx का आंसर आ जाएगा 0। क्लियर। अब जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे मैंने ले लिया y = पाई, ठीक है, तो dy/dx क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है, हरी बात है। तो इस तरह से कोई भी नियतांक अगर होगा, अकेला नियतांक अगर है तो उसका आंसर 0 हो जाता है। ये अकेला बोलना इसलिए जरूरी है, बोल मैं बता देता हूं। जैसे मान लो कि अगर मैंने कहा कि y = 5, x की घात 2 है, तो ये तो kx⁴n सूत्र नंबर 3 पर आधारित हुआ ना, सूत्र 3 पर हुआ कि नहीं। यहां पर तो x आ गया, x का मान 1 रखूंगा तो y का मान 5 है, और x का मान 2 रखूंगा तो y का मान 20 है कि नहीं है, क्योंकि x का मान 2 रखते ही 2 का स्क्वायर करूंगा, 4 4 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 20, हुआ कि नहीं। और x का मान 3 रख दूंगा तो बताओ 3 का स्क्वायर 9, 9 × 5 कितना हो गया 45। बोलो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक बार x का मान 1 रखूंगा तो 5, 2 रखूंगा तो 20 और 3 रखूंगा तो 45 होगा कि नहीं। हाँ सर चेंज हो रहा, बिल्कुल चेंज हो रहा। तो इसका तो भाई परिवर्तन हो रहा है तो दर निकलेगी परिवर्तित होने की। कैसे निकालेंगे, सूत्र नंबर 2 से, ये 2 x के बाद 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा,
5 को 2 से गुणा कर देंगे 10x, ये dy बाई dx का आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? आगे बात समझ में कि नहीं आई? अब बच्चों हम आगे बात करते हैं ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं बच्चों सूत्र नंबर 4। सूत्र नंबर 4 क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स। वैसे ये कोई सूत्र नहीं है, पहली बात मैं आपको बता दूं, ये सूत्र नंबर 4 मेरी तरफ से भी बनाया हुआ है, ये कोई सूत्र नहीं है। ठीक है, ये मैंने अनुभव के आधार पर बनाया। इससे क्या है कि एक्चुअल में आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है और कई बार बच्चा अकेला एक्स लिखा हुआ होता है ना, तो उसको आउटलाइन करने में थोड़ी परेशानी महसूस करता है। तो है कुछ भी नहीं, क्योंकि घात लग रही है एक, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये तो सूत्र नंबर 1 पर आधारित हो गया। घात 1 है तो 1 लिख दो, एक्स की पावर लिख दो, कितनी लिखेंगे 1 माइनस 1 लिख देंगे कि नहीं? ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर 1 एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 0। अब बच्चों 1 एक्स की पावर 0 का मान कितना होगा 1, आंसर आ गया 1। अब आप कहोगे कि सर ये एक्स की पावर 0 का मान आपने 1 रख दिया, वाई क्यों रख दिया भाई? ये लॉजिक समझो, ये लॉजिक समझो आप, लॉजिक समझना जरूरी है। एक्स अपॉन एक्स कितना होता है बच्चों 1, एक्स में एक्स का भाग दोगे तो 1 ही आएगा ना। अब इस नीचे वाले एक्स को ऊपर ले जाएंगे हम, तो एक्स की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगी कि नहीं? तो कितना आंसर आया? एक्स की पावर 0 होगी कि नहीं? एक्स की पावर 0 हो जाएगी तो आंसर कितना आ गया 1। किसी की भी पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 1। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं सूत्र नंबर 5 की। सूत्र नंबर 5, सूत्र नंबर 5 है y इज इक्वल टू साइन एक्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है बच्चों कोस एक्स। ये सूत्र बना आपका, साइन किस में चेंज हो गया? कोस में। तो यहां पर देखो y और थीटा के बीच में संबंध है, तो यहां पर जैसे मैंने यहाँ dy बाई डी एक्स लिख रहा था, ठीक है, तो अगर थीटा आ जाए ऐसे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डी वाई बाई डी थीटा कर दें आप, तो यहाँ पर साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा? कोस थीटा। फिर उसके बाद सूत्र नंबर 6, y इज इक्वल टू मैंने लिखा कोस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू अगर कोस थीटा लिख रहा है तो आप परेशान ना हो, डी वाई बाई डी थीटा निकालें, आएगा आपका माइनस साइन थीटा। क्लियर? ये हो गया आपका सूत्र नंबर 6। सूत्र नंबर 7, y इज इक्वल टू टेन एक्स अगर लिखा हुआ है तो डी वाई बाई डी एक्स होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? अब y इज इक्वल टू अगर मैंने लिखा टेन थीटा तो आप निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा। ठीक है, क्या जाएगा बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कहां तक सूत्र पढ़ लिए अपन ने बच्चों? 7 तक। सूत्र नंबर 8, ये त्रिकोणमिति फलन के सूत्र हैं, इनको हम त्रिकोणमिति सूत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू मैंने लिखा बच्चों कोट थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर कितना होगा बच्चों? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर सूत्र नंबर 9, यहां पर x भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, इधर लिख दूं y इज इक्वल टू कोट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर सूत्र नंबर 2 है y इज इक्वल टू बच्चों सेक एक्स, एक्स में लिख दिया इधर इस बार, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपका सेक एक्स टेन एक्स। क्लियर? यहां पर अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू सेक थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों सेक थीटा। ठीक है, टेन थीटा। अब सूत्र नंबर 10, लास्ट सूत्र, y इज इक्वल टू लिखा हमने कोसेक एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा माइनस कोसेक एक्स
कोट एक्स, कोसेक एक्स है ये कोट एक्स। y इक्वल टू हमने लिखा कोसेक थीटा, तो dy बाई डी थीटा बराबर लिखेंगे हम माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो आप इनको क्योंकि कक्षा 10 तक हम काफी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होते हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 6 अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। आप इनको इसी तरह से, मुझे जहां तक याद है, ठीक है, इसी तरह से ही, और आपने इसी तरह से इसी फॉर्म में आपको याद है, साइन के बाद कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक और फिर कोसेक। ठीक है, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप देखेंगे पहला सूत्र जो साइन का है उसमें माइनस नहीं है, साइन कोस में चेंज जरूर हुआ, कोस साइन में चेंज होता है, सेकंड नंबर पे है तो माइनस आया, फिर थर्ड नंबर पे वापस टेन का कितना आया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस में। ठीक है, फोर्थ नंबर पर अगर हम आते हैं, ठीक है, तो कोड का आया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस में आया। फिर 9 नंबर पे आते हैं, सेक में आया सेक एक्स टेन एक्स आया, ठीक है, प्लस में आया। लेकिन 10 पर अगर हम आते हैं वापिस, तो एक्चुअल में कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। क्लियर? यानी मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूं कि त्रिकोणमिति फलन साइन से स्टार्ट होते हैं और कहां पर पहुंचते हैं, कोसेक तक पहुंचते हैं। तो अल्टरनेट यानी एक छोड़ के एक बार में माइनस आता है, साइन तो कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टेन सेक स्क्वायर होता है, कोट कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, फिर एक्चुअल में अगर बात करें सेक एक्स की, तो सेक एक्स के लिए सेक एक्स टेन एक्स आएगा और कोस एक्स के लिए कोसेक कोट एक्स आएगा। लेकिन आप हो सकता है माइनस की गड़बड़ कर जाए, तो आपको याद रखना है एक फर्स्ट में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ में आ रही? एक को छोड़कर एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। फिर याद दिला देता हूं, साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होगा, कोट का कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक का सेक एक्स टेन एक्स होगा, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कोट एक्स होगा। ठीक है, पहला प्लस यानी पहला, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर आप इस तरह से याद रखें तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी करें तो भी कोई बात नहीं, सब याद रह जाता है। साइन का होता है कोस, कोस का होता है माइनस साइन, फिर उसके बाद अगर हम बात करें टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद कोट का करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर हम बात करेंगे एक्चुअल में सेक की तो सेक एक्स टेन एक्स, और एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे किसकी, कोसेक एक्स की, तो आप इससे माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, सब याद हो जाता है, इतनी प्रैक्टिस हम करते हैं, इसलिए ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर? अब आ जाते हैं हम, तो हमने अभी तक 10 सूत्र पढ़ लिए। कितने सूत्र पढ़ लिए बच्चों? 10। ठीक है, देखो अब 10 सूत्र पढ़ने के बाद सूत्र नंबर 11 जो है बड़ा स्पेशल है, y इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये क्या है? हिंदी में बोलते हैं बच्चों चर घातांकी फलन। जैसे आपने गणित के अंदर साइन पढ़ा, कोस पढ़ा, ऐसे ही ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स लेंगे तो आप इस चर घातांकी फलन, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह से e के पावर, ये स्मॉल e लिखा हुआ है, अगर इस स्मॉल e के पावर कुछ लगी हुई है, जैसे मैंने लिखा x लगा हुआ, तो आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x ही होता है। वो कब वो ये, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बच्चों सूत्र नंबर 11 के बाद सूत्र नंबर 12, यहां पर आप क्लास 11 के अंदर मैथमेटिक्स लेंगे तो वहां पर आप एक लॉगरिथम मींस लघु गुणक और पढ़ेंगे, उसके बारे में बता देता हूं। y इज इक्वल टू log x, ये e बेस x है। कितना बेस x है? e बेस x है। इसको शॉर्ट में जब हम शीट वगैरह करेंगे तो बच्चा क्या है, कई बार समझ नहीं पाता है, log x को शॉर्ट में ln x लिखा जाता है। ln x अगर लिखा हुआ है तो इसका आधार जो है वो e है, आपको केवल log x इसको समझना है। क्लियर? तो इसके लिए dy बाई डी एक्स जो होता है बच्चों वो होता है 1/x। कितना होता है? 1/x। क्लियर? फिर उसके बाद बच्चों हम बात करें तो सूत्र नंबर 13 जो है वो y इक्वल टू a की पावर x होता है,
जहां ए एक नियतांक है, जैसे चलो पहले नियतांक के बारे में, जहां ए क्या है, एक नियतांक, जैसे नियतांक का मतलब 2, 3, पाई, कोई भी नियतांक हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो dy बाई डी एक्स होता है बच्चों ए की पावर एक्स लोग, लोग लिखना है आपको, बेस सी है, ठीक है, ए, ये होता है, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, जिससे आपको थोड़ा सा ये बात ज्यादा अच्छी लगेगी। मैंने लिखा y इज इक्वल टू 5 की पावर x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा बच्चों 5 की पावर x को आपको लिखे देना है, फिर आपको लिखना है लोग e बेस 5, ये आधार राशि यहां आ जाएगी, ठीक है, इस तरह। हालांकि इसका यूज कम होता है, जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, फिर भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो अभी तक हमने कितने सूत्र पढ़ लिए बच्चों? कितने सूत्र पढ़ लिए भैया? 13 सूत्र पढ़ लिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपने इसको नोट डाउन कर ही लिया होगा। अब 13 सूत्र पढ़ने के बाद सूत्र नंबर 14, y इज इक्वल टू 1/x। अब बच्चों ये होने में तो कुछ भी नहीं है, x की पावर -1 है ना। ये सूत्र नंबर 1 ही है, ये कोई नया सूत्र नहीं है, लेकिन ये मेरी तरफ से सूत्र है। आप 1/x है, इसका मतलब x की पावर -1 है। इसका dy बाई डी एक्स अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो -1/x² आएगा, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। कितना आएगा? -1/x² आएगा, ठीक है। अब बच्चों ये -1/x² कैसे आया, वो तो आप करना आता ही है, कर ले। क्या है, घात कितनी है? -1, ये लो -1, फिर आप आधार राशि लिख दो, कितना हो जाएगा? -1 तो पहले ही था, 1 -1 और घटाएंगे आप, तो ये कितना हुआ? -1। ये x की पावर कितनी हुई? -2, तो ये -1। अब ये जो x है, x की पावर जो -2, इसको मैं नीचे ले जाता हूं, तो ये नीचे x की पावर 2 हो गई कि नहीं? तो ये कितना हुआ बच्चों? -1/x² हुआ कि नहीं? ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, क्लियर? मेरे ख्याल से आपको सारी बातें लगभग समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ पर वैसे तो एक फंक्शन ऑफ फंक्शन का एक क्वेश्चन में लिख देता हूं, वैसे तो आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 15 कर लो आप इसको, कि जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू, ये साइन को सब में हो सकता है, मैंने लिखा sin ax, जहां a क्या है? एक नियतांक है। नियतांक का अर्थ जैसे कोई भी नंबर हो सकता है, इस तरह से अगर है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन का अवकलन क्या होता है? कोस, तो आपको कोस कर देना, कोस x, ठीक है। फिर यहाँ गुणा में a लिख देंगे आप, मीन्स एक्चुअल में आपका आंसर आ जाएगा a कोस x, ठीक है। ये सूत्र नंबर 15 करके आप रख लें। वैसे ये साइन के साथ हो सकता है, कोस के साथ हो सकता है, सबके साथ हो सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण और दे दूं आपको, कि जैसे मैंने sin ax लिखा, कि सर मान लो, ये तो फिर सूत्र 16 हो गया बिल्कुल। ये वैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी फलन का फलन में भी आपको सिखाया जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा अनुभव रहा है कि अगर आप इस तरह से इसको ये जो फॉर्मूले की तरह ही याद रखने तो भी बहुत अच्छा है। ये sin ax था, अब मैंने लिख दिया cos ax, क्या करोगे बताओ? dy बाई डी एक्स, फॉर्मूला नंबर 6 क्या था आपका बताओ? कोस का क्या होता था? माइनस साइन, तो साइन लिख दिया आपने। ये ax जो है, छोटे वाले ब्रैकेट में जो बी मटेरियल अगर कांस्टेंट के साथ x लिखा हुआ है तो वो वैसे वैसे लिख देना, इनटू क्या कर देंगे आप? ठीक है, a लिख देंगे, यानी कि आपका आंसर आएगा -a साइन, ठीक है, x।
यानी वो की वही चीज रहेगी, बस ये ए जो अंदर था ना वो बाहर आ जाएगा। जैसे साइन में धन आता है, ये बात आपको, साइन किसमें चेंज होता है, कोस में। तो साइन एक्स था तो कोस एक्स तो आएगा, लेकिन एक ए बाहर आ जाएगा, ये वाला जो अंदर ए जो कांस्टेंट था वो बाहर आ जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो सुनो और बताता हूँ, एक उदाहरण हो, इसको आप चाहो सूत्र नंबर 17 कह दो। y इक्वल टू 10x, ठीक है। अब आप तो बताओ सूत्र नंबर 7 के अनुसार 10 का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो आप तो क्या लिख दो, a sec स्क्वायर x, ये आंसर। तो 10x का कितना होगा, sec स्क्वायर x होगा, और x का उकलन और किया जाता है, थोड़ा आपके बात में समझ में आएगा, जो कि a होगा, जो गुणा में a लिखना पड़ता है हमको, इसलिए ये a बाहर आ जाता है। ओवरऑल बात किया कि a बाहर आ जाएगा। फिर सूत्र नंबर 18, ठीक है, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू, क्या लिखूं बताओ, कोट x, क्या करेंगे बताओ, dy बाई डी एक्स माइनस को सेक स्क्वायर ax लिख दो आप, नो प्रॉब्लम, लेकिन गुणा में a और लिखो आप, और इस a को आप आगे ही लिख दो, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इस तरह से आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री में अगर इस तरह से यहाँ पर x लिखा हुआ है और a कोई कांस्टेंट है, तो आप डायरेक्ट भी उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, और तो आज हमने सूत्रों की बात की, मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत है ये, है ना, ठीक है। चलो तो आज के लिए बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब मैं इंग्लिश मीडियम का वीडियो बना लेता हूँ।